सिलिकॉन लेटेस है। तो हमारे पास ये एक सिलिकॉन लेटेस है। तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए हर एक सिलिकॉन एटम 4 अदर एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। सो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है ना। अगर हम इस क्रिस्टल को देखें तो इसमें सिर्फ सिलिकॉन एटम्स है, Si, Si, Si। सो सारी सिलिकॉन एटम्स है। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती। या जितनी भी एटम होते हैं क्रिस्टल में वो सारे सेम सेम एटम होते हैं। अगर सपोज हम जर्मेनियम ले ले तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जर्मेनियम का क्या होगा कि सारे एटम जर्मेनियम के होंगे। तो उसको हम इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। सो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी। अगेन, अगर हमारे पास ये सेमीकंडक्टर है इस स्ट्रक्चर में लो टेम्परेचर, तो क्या ये कंडक्ट करेगा? नो नहीं सर। करेगा सर। लो टेम्परेचर जीरो की बात कर रहे हैं या लो टेम्परेचर थोड़ा सा है सर, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं? लो टेम्परेचर से जीरो की। मतलब जीरो, एब्सोल्यूट जीरो की बात कर रहे हैं। हाँ। तो अगर तो नहीं करेगा सर। उस पर तो सारा फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही नहीं, सारे बॉन्ड जो आपस में वो स्टेबल है सर, इंटैक्ट में है। एग्जैक्टली तो अगर लो टेम्परेचर से 0 केल्विन, तो सारे इक्विवेलेंट बॉन्ड इंटैक्ट है, कोई भी ब्रोकन बॉन्ड नहीं है, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और करंट कब कंडक्ट करेगा? जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो हमारे पास जो सिलिकॉन है वो रूम 0 केल्विन पर इंसुलेटर की तरह काम करेगा, करंट कंडक्ट नहीं करेगा। सो ऑल कोवेलेंट बॉन्ड आर इंटैक्ट, no free electron are available for conduction. We can say that the conductivity is zero or current is zero. Now silicon at high temperature, अगर हम इसको थर्मल हीट दे दे तो थर्मल एनर्जी आ जाएगी। और एक कोवेलेंट बॉन्ड सपोज कि ब्रेक हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक फ्री इलेक्ट्रॉन और साथ में एक होल। तो एक तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, ये कहीं पर भी मूव कर सकता है, ये यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। तो अगर हम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बन जाता है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मूव कर सकता है, इसके वजह से भी करंट कंडक्ट करेगा। दूसरा ये कि हमारे पास होल है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो हम कह सकते हैं कि होल यहाँ से मूव कर गया यहाँ पर। सो होल भी मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं कि होल शिफ्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। सो करंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होगा। नाउ सर लास्ट वाला जो सर आपने बताया ना, वॉइस डिस्टॉर्ट हो गई सर आपकी, वो समझ नहीं आया बिल्कुल। वो थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दें। ओके, अगर हम सिलिकॉन क्रिस्टल है ये, सपोज इसको हम हीट अप कर दे, थर्मल एनर्जी दे दे, तो कुछ ना कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। सपोज कि आपने एक कोवेलेंट बॉन्ड शो किया जो ब्रेक हो गया, तो हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन पीछे जो खाली जगह बच गई उसको हम कहते हैं कि होल। इसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो इसको हम कह सकते हैं कि होल। तो अगर हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर पर बढ़ा दें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है। एक तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं पर भी मूव कर सकता है। सो करंट, अगर ये इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो करंट फ्लो करेगा। दूसरा, हमारे पास करंट किस तरह फ्लो कर सकता है कि सपोज ये बॉन्ड टूट गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर यहाँ पर कैप्चर हो गया, तो जीरो का होल कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ। सो इलेक्ट्रॉन भी मोशन करेंगे, होल भी मोशन करेंगे। सो जिस सेमीकंडक्टर में करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होगा। इज इट क्लियर वसीम? क्लियर सर। Okay, so now the question is silicon at high temperature. So due to thermal energy, some covalent bond will break, creating an electron hole pair. So free electron और hole आ गया। दूसरा,
some electron will move from their parent atom to another atom, thus becoming available for conduction. So कुछ इलेक्ट्रॉन अपने जहाँ पर थे उससे शिफ्ट कर जाएंगे तो होल मूव करेगा. So इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से. So इलेक्ट्रॉन और होल मूव कर रहे हैं, कंडक्टिविटी विल बी ग्रेटर देन जीरो. सो हाई टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर will act like a conductor. Now the question is कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन और कितने होल होंगे एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है. अगर 0 केल्विन तो ज़ीरो फ्री कैरियर्स. अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स उतने ज़्यादा होते जाएंगे. तो हम इस नंबर को कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक्चुअली एक फार्मूला है. Ni इज इक्वल टू बी टी 3/2 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस Eg2kT. तो इस फार्मूले को यूज करके हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं. नाउ बी क्या है, Ni क्या है? रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब. पर सेंटीमीटर क्यूब तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. Ni हमें शो करता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, या उसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई. बी क्या है? डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कि हमारे पास मटेरियल कौन सा है. सपोज कि अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए बी है 7.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15. सो सिमिलरली अगर जर्मीनियम है तो उसके लिए बी डिफरेंट होगा. सो बी इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर, मटेरियल डिपेंडेंट पैरामीटर के. सिलिकॉन है या जर्मीनियम है, कौन सा सेमीकंडक्टर है, सो बी की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी. टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन. सो हमारे पास कौन सा टेम्परेचर है. ई जी क्या है? बैंड गैप एनर्जी. बैंड गैप एनर्जी, क्या हमें कितनी एनर्जी चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेकर जाए. सो अगेन द बैंड गैप एनर्जी डिपेंड्स ऑन मटेरियल. फॉर सिलिकॉन इसकी वैल्यू होती है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जर्मीनियम के लिए 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो डिफरेंट सेमीकंडक्टर के लिए डिफरेंट बैंड गैप एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. सो दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट. सो ये फार्मूला यूज करके हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं ना. अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मौजूद है तो हम नंबर ऑफ होल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. यस सर. किस तरह? सर इनकी तादाद एक ही जितनी होगी ना सर, जितने फ्री एग्जैक्ट, इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल. क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है. सो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने होल्स भी होंगे. सो we can say that the number of free electrons should be equal to the number of holes, और उसको हम कह सकते हैं कि Ni. और एक दूसरा रिलेशनशिप, अगर n और p का प्रोडक्ट, अगर हम n और p को मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Ni स्क्वायर. सो n मल्टीप्लाई बाय p, so that will be Ni स्क्वायर, क्योंकि n और p इक्वल है. so their product will be Ni स्क्वायर. तो ये इक्वेशन फिलहाल याद रखिए, ये आगे फिर यूज होगा. लेकिन अगर हम n और p को मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास Ni स्क्वायर, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है. n इज इक्वल टू p. तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो Ni स्क्वायर. so this equation will be used in next section. so suppose हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि calculate the intrinsic carrier density Ni for silicon at T is equal to 50 Kelvin and at T is equal to 350 Kelvin. so again अगर हम 50 Kelvin पर मालूम करना चाहे तो हमारे पास फार्मूला ये है B T 3/2 into e raised to power minus Eg2kT. so B सिलिकॉन के लिए मैंने ऊपर लिखा हुआ था कि 7.3 multiplied by 10 raised to power 15. सो बी की वैल्यू पुट कर दी. टेम्परेचर क्या गिवन है? 50. सो 50 पुट कर दिया. ई जी बैंड गैप एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी सिलिकॉन के लिए है 1.12. सो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. टू अपनी जगह, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सो उसकी वैल्यू पुट कर दी.
और T टेम्परेचर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो 50 केल्विन पर हमारे पास 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻39 8 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। सो 50 केल्विन पर हमारे पास सिलिकॉन में बहुत कम फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री कैरियर्स या फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स बहुत कम होते हैं। नाउ अगर हम 350 केल्विन पर चले जाए, टेम्परेचर को इंक्रीज कर ले, तो हमारे पास क्या होगा कि 50 से 350 तक तो हमारे पास होल और इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते जाएंगे। सो अगेन बी की वैल्यू सिर्फ T टेम्परेचर चेंज हो गया, सो 350। नाउ वी कैन से दैट कि हमारे पास कितने एटम्स है, 4.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। सो इस टेम्परेचर पर सिलिकॉन कंडक्ट नहीं करेगा या गुड कंडक्टर नहीं होगा, लेकिन 350 केल्विन पर हमारे पास काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मौजूद है, तो हमारे पास सिलिकॉन करंट कंडक्ट कर सकता है। सो गुड कंडक्टर विल बिहेव लाइक अ गुड कंडक्टर। सो इज इट क्लियर? क्लियर सर। Yes, sir. और जितने इलेक्ट्रॉन यस जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने सर होल्स होंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन है, अगर कहे कि इस क्वेश्चन में कहे कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मालूम करें, सो अगर हम Ni मालूम कर ले तो दैट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स P क्या होंगे इज इक्वल टू N। सो इतने नंबर ऑफ होल्स भी होंगे हमारे पास। नाउ मेरा क्वेश्चन राइट सर। कि सपोज अगर यहाँ सिलिकॉन के बजाय जर्मेनियम आ जाए तो इक्वेशन में क्या चेंज होगा? कैलकुलेट For energy gap की value. बी की For वैल्यू energy चेंज होगी, gap. जी की वैल्यू। exactly. So for germanium, one thing that will change is the band gap energy Eg. So that will be 0.6 yes 0.6 और B की वैल्यू मुझे याद नहीं है, लेकिन B की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी फॉर जर्मेनियम। सो अगर कोई भी सेमीकंडक्टर हो तो इक्वेशन बाकी सेम ही रहेगा, B और Eg चेंज हो जाएगा। सो किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए हम ये इक्वेशन यूज करके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हमने एक मेथड स्टडी कर लिया कि अगर हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दे तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स आ जाते हैं, लेकिन ये मेथड इतना अच्छा नहीं है। सपोज कि अगर हम इस सेमीकंडक्टर से एक डिवाइस बना दे और उसको हम सर्किट में यूज़ करें, तो सर्किट का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल्स कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। सो ये मेथड इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट करने के लिए इतना अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट भी टेम्परेचर चेंज कर सकता है, कि टेम्परेचर डिपेंड करेगा सराउंडिंग इन्वायरमेंट पर। सो हमारा जो सर्किट है वो इफ़ेक्ट करेगा कि वो किस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा है। अगर हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट कर रहा है तो हमारे पास ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स होंगे, लेकिन अगर कम टेम्परेचर पर ऑपरेट कर रहा है तो हमारे पास यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं होंगे। सो डिवाइस में हमें टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं चाहिए, या हम कोशिश करते हैं कि डिवाइस जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट ना हो, तो हम ये थर्मल जनरेशन इतना यूज़ नहीं करते। तो हम क्या करते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, a semiconductor with added impurity is called extrinsic और डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो हम एक्चुअली जो प्योर सेमीकंडक्टर है या प्योर सिलिकॉन है उसमें इम्प्यूरिटीज ऐड कर देते हैं, और उससे हमारे पास या इलेक्ट्रॉन आ जाता है या होल्स आ जाते हैं, डिपेंड्स कि हम कौन से इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर हमारे पास दो टाइप के, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा होगा कि सिलिकॉन इज डोप्ड विद एलिमेंट्स हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो अगर हम सिलिकॉन में ग्रुप 5 से कोई भी इम्प्यूरिटी ऐड कर दे तो हमारे पास
एन टाइप सेमीकंडक्टर आ जाता है, ग्रुप 5 या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर आ जाता है। और एन टाइप में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, हम बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में जनरेट कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन चूंकि ज़्यादा होंगे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी इलेक्ट्रॉन। द इम्प्योरिटी एटम इज कॉल्ड डोनर एटम। डोनर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। सपोज कि हमारे पास वही सिलिकॉन क्रिस्टल था, लेकिन हमने एक सिलिकॉन एटम हटाकर फास्फोरस एटम ग्रुप 5 से फास्फोरस ऐड कर दिया, तो फास्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बाकी सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा, सो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस इम्प्योरिटी को हम क्या कहते हैं? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी या डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि इसने सिलिकॉन को एक फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। सो नाउ इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एनी आइडिया? ओके ओके, अगर मैंने एक एटम यहाँ पर इम्प्लांट कर दिया तो मेरे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर दो एटम, एक ये, तो दो फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर 3 एटम ऐड कर दे इम्प्योरिटी की तो 3 फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सो जितने इम्प्योरिटी एटम हम ऐड करेंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो एन रिप्रेजेंट ये लार्ज एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये स्मॉल एन रिप्रेजेंट के एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो एन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना होगा? जितने डोनर एटम्स हम ऐड कर देते। सो अगर हमने 10⁻16 एटम्स ऐड कर दे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। सो जितने इम्प्योरिटी एटम हम ऐड करेंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो the number of electrons should be equal to the number of donor atom per centimeter cube. Now again हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था कि n मल्टीप्लाई बाई p होल्स और इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्ट होगा ni²। ये फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए समझ भी आ रहा था कि n और p इक्वल है, तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर ले तो स्क्वायर हो जाएगा। This equation is also true for extrinsic semiconductor. Now इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन और होल्स बराबर थे, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर ले तो ni² आ जाएगा। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लेकिन होल्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे। शायद कुछ थर्मल एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जनरेट हो जाएगा। सो होल्स बहुत ज़्यादा कम होंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन फिर भी वैलिड है, क्योंकि जितने होल इंक्रीज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, उतने ही होल डिक्रीज हो जाएंगे। सो देयर प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट। और इससे हम मालूम कर सकते हैं कि होल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ni² डिवाइड बाई nn। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे जितने एटम हम डोनेट करेंगे, और नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में? ni² डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो pn क्या शो करता है कि द नंबर ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अगेन p type semiconductor, so silicon is doped with element having 3 valence electron, trivalent impurity। so अगर हम सिलिकॉन में
ग्रुप 3 का कोई भी एलिमेंट ऐड कर दे तो हमारे पास ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दे ग्रुप 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि होल्स ज्यादा हो जाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ होल विल इंक्रीज, और होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। और द इम्प्योरिटी आइटम इज कॉल्ड एक्सेप्टर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सो द इम्प्योरिटी आइटम विल बी कॉल्ड एक्सेप्टर आइटम। तो अगेन हमारे पास वही सिलिकॉन क्रिस्टल है, हमने एक सिलिकॉन हटाकर उसकी जगह बोरान इम्प्लांट कर दिया। सो हमारे पास बोरान में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो ये 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम कहते हैं कि होल। सो और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सो इस इम्प्योरिटी को हम कहते हैं एक्सेप्टर या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। तो हमारे पास एक होल जनरेट हो गया। सिमिलरली अगर मैं ये सिलिकॉन हटाकर यहाँ पर भी लगा दूँ, सो सपोज 1 2 3, यहाँ पर एक होल और आ जाएगा। सो जितने बोरान एटम में दूंगा उतने ज़्यादा होल्स जनरेट होंगे। तो होल डेंसिटी और होल कॉन्सेंट्रेशन पी क्या होगा, होल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? सर जितने इम्प्योरिटी एटम्स होंगे उतनी। Exactly. So PP, the P represent whole concentration और the small p represent in p type semiconductor. So जितने हम डोनेट करेंगे impurity atom उतने हमारे पास होल आ जाएंगे। So PP number of holes per centimeter cube in p type semiconductor, और Na क्या है, number of acceptor atom per centimeter cube. So again हमने कहा था कि NP is equal to Ni square. So अगर हमने NP मालूम करना है, PP तो हमारे पास ये आ गया, तो NP क्या होगा, Ni square डिवाइड बाई PP, और हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि Ni square PP क्या है इक्वल टू Na। सो हम इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P टाइप सेमीकंडक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये फार्मूला P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आ गया। सो P टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होंगे, होल्स बहुत ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे। नाउ एग्जांपल के कंसीडर N टाइप सिलिकॉन फॉर विच द डोपेंट कंसंट्रेशन Nd कौन सी इम्प्योरिटी होगी? सर डोनर की, डोनर, हमारे पास ये एन टाइप। एग्जैक्टली। तो डोनर इम्प्योरिटी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, से जो सेमीकंडक्टर बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और डोनर इम्प्योरिटी कौन सी होती है, ग्रुप 5 एलिमेंट पेंटावैलेंट, एग्जैक्टली। सो फाइंड द इलेक्ट्रॉन एंड होल concentration at T is equal to 300 केल्विन। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? सर ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। या ज्यादा होगी, वो तो क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी कितनी होगी, क्वांटिटी जितने एटम हमने डोनेट सर एनडी के इक्वल होगी, एनडी के इक्वल होगी। एग्जैक्टली। सो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर वो क्या होगी, Nd के बराबर होगी। जितने इम्प्योरिटी एटम हमने ऐड करते, हर एक इम्प्योरिटी एटम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हमारे पास क्या होगा, 10⁻17 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो जितने एटम्स हमने ऐड कर दी सिलिकॉन में उतने हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सो फाइंड इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन। सो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन तो आ गई, लेकिन होल के लिए हमने अभी एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फार्मूला डिराइव किया, होल के लिए P is equals to Ni square over Nm। So hole concentration will be number of holes in n type semiconductor, so Ni square divided by Nn, और Nn क्या है, Nd। so हमें Ni फाइंड करना है। Ni फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, so just put the values। टेम्परेचर क्या गिवन है, 300 केल्विन। सो हमारे पास Ni की वैल्यू आ जाएगी, वो है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10
पर सेंटीमीटर क्यूब। सो अगर ni की वैल्यू पुट करके डिवाइड बाय nd तो हमारे पास इतने होल्स आ जाएंगे ना। अगर हम कंपेयर कर ले इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को 300 केल्विन पर जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था या प्योर सेमीकंडक्टर था और टेम्परेचर था 300 केल्विन, तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन कितने थे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 और होल्स कितने थे सेम, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने होल्स थे। सो इतने इलेक्ट्रॉन और इतने होल्स थे। लेकिन अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो और टेम्परेचर वही 300 केल्विन, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जितने हमने डोनेट किए हैं। सो और होल कितने होंगे, होल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है वो थोड़ी कम हो गई कि इतने फ्री होल्स इतने होल्स से इतने कम पर आ गए। तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंस फिर भी होगी लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंस कम हो गई। मेजॉरिटी कैरियर जो है वो जितने हमने डोनेट किए उतने ही है। सो दैट विल बी द मेजॉरिटी कैरियर। सो टेम्परेचर डिपेंडेंस कम हो गई। और अगर हम इसको देखें तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में 10⁻17 और होल्स कितने हैं 2.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होंगे और कुछ होल्स भी होंगे। टेम्परेचर की वजह से कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो जाएगा, लेकिन वो माइनॉरिटी कैरियर होंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। सो इज इट क्लियर? Yes. Up to here any Yes, sir. question? So I will assume no question. Again exercise, so ये problems जो है ये कुछ example है और कुछ exercise problem है। All the problems are from the book Cedra and Smith. So consider a n-type silicon for which the dopant concentration Nd is 10⁻17 centimeter cube. Find the electron and hole concentration at 350 Kelvin. So again number of electron कितने होंगे? नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन तो 47 nd जितने इतने ही होंगे 10⁻17 होंगे नंबर ऑफ n should be equal to nd 10⁻17 per centimeter cube. So whole concentration कितना होगा? Pn is equal to फॉर्मूला में t की वैल्यू पुट करके ni की पहले वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद उनकी रेशियो। So हम होल्स कंसंट्रेशन मालूम कर सकते। सो अगेन अगर हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को सेम टेम्परेचर पर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन इतने होल इलेक्ट्रॉन और होल बराबर है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, होल्स भी थोड़े ज़्यादा हो गए, लेकिन एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फिर भी कम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 300 केल्विन पर, यहाँ पर 1.72 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से यानी फिर भी जो डिवाइस होगा उसका टेम्परेचर का उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, लेकिन वो इफेक्ट मिनिमाइज हो गया। सो वी कैन से दैट द इफेक्ट इज मिनिमाइज, लेकिन कंप्लीटली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फिर भी नहीं होगा। Okay. Exercise problem for a silicon crystal doped with boron. What must be Na? If at T is equal to 300 Kelvin, the electron concentration drop below the intrinsic level by a factor of 10⁻6. So exercise problem है, मैंने solve नहीं किया। So आपके लिए practice, you can try solving it. अगर कोई issue हुआ तो आप फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। So लेकिन try to solve it by yourself. Again now the current flow in semiconductor. So हमने last lecture में पढ़ा था कि हमारे पास दो किस्म के मैकेनिज्म है जिससे यानी चार्ज कैरियर मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास दो डिफरेंट किस्म के करंट आ जाएंगे। So there are two distinctly different mechanism for the movement of charge carrier and hence for current flow in semiconductor. So वो दो mechanism कौन कौन से थे?
एक ड्रिफ्ट वाला और ड्रिफ्ट दूसरा और ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। 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 तो ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन, तो हमारे पास क्या होगा, एक ड्रिफ्ट करंट होगा, एक डिफ्यूजन करंट होगा। सो लेट अस सपोज के ड्रिफ्ट करंट, तो हमारे पास एक सिलिकॉन का एक पीस है, सिलिकॉन, अ पीस ऑफ सिलिकॉन, जिसमें होल्स भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। एज्यूम के इसमें दोनों मौजूद है, इस सिलिकॉन में होल्स भी मौजूद है और इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। अगर हम वोल्टेज अप्लाई कर ले तो क्या होगा, इस सिलिकॉन पीस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। सो होल्स कहाँ पर फ्लो करेंगे, इन द डायरेक्शन सर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रॉन भी कुछ वेलोसिटी गेन करेगी और होल भी कुछ वेलोसिटी गेन करेगी। सो अगर हम एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर ले सेमीकंडक्टर को, तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मूव करेंगे, और उसकी वजह से जो करंट होगा उसको कहेंगे कि ड्रिफ्ट करंट। सो व्हेन अ वोल्टेज V is applied, इलेक्ट्रिक फील्ड E is established in the semiconductor। so अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। होल आर एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो होल पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट, सो हमारे पास ड्रिफ्ट करंट दो किस्म के होंगे, एक होगा होल ड्रिफ्ट करंट, एक होगा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट। क्योंकि होल भी मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, सो हम दोनों को पहले अलग अलग से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट। सो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि V एंड ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उतना ही फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और हम V एंड ड्रिफ्ट को इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस म्यू एन टाइम E। म्यू एन क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और माइनस किस वजह से, कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो माइनस अपोजिट मोशन की वजह से, और म्यू एन इज द कांस्टेंट, और इसको क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। और अगेन टेम्परेचर मटेरियल डिपेंडेंट होता है। सो फॉर सिलिकॉन इट्स वैल्यू इज 350 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। सो ये इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की वैल्यू है। लेकिन हम वेलोसिटी को इस तरह भी लिख सकते हैं कि V एंड ड्रिफ्ट L डिवाइड बाई T, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। सो एक इक्वेशन वेलोसिटी के लिए ये आ गया, माइनस म्यू एन into E, दूसरा L डिवाइड बाई T। so this is the equation 2। now हमने मालूम क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट। सो करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट। सो मैंने करंट को यस जहीर, सर ये L ओवर T वाला कैसा है सर? वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम। सो L is the सिंपल फिजिक्स फार्मूला। yes and it's okay so the ओके सर। L divided by time, is it clear, is it clear Zahir? यस सर। Yes, so distance square divided by time, so general। यस सर। तो हमें मालूम क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट। सो IN, N रिप्रेजेंट के करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो हम करंट क्या होता है, Q डिवाइड बाई T। तो हमने Q मालूम करना है, अगर हम Q मालूम करके इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हम करंट मालूम कर सकते। सो इसमें टोटल चार्ज हमें मालूम करना है। अगर टोटल चार्ज हमें मालूम हो जाए और उसको हम टाइम पर डिवाइड कर दे तो हमारे पास करंट आ जाएगा।
सो टोटल चार्ज इसमें हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? क्यों टोटल चार्ज, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि हम होल्स अभी एज्यूम नहीं कर रहे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर रहे। सो अगर हमारे पास जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें और हम उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास टोटल क्यू इनसाइड दिस बॉक्स आ जाएगा। सो total q, total number of electron multiplied by charge of electron। so total number of electron हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n है, अगर हम उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? n। हमने पिछले एग्जांपल में मालूम भी कर लिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर हो उसको हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लें तो इस मटेरियल का वॉल्यूम कितना होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। तो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n हो गया और वॉल्यूम क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। सो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। आल्सो हम इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 क्या था कि वी एन ड्रिफ्ट इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई टी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एल इज इक्वल टू वी एन ड्रिफ्ट मल्टीप्लाई बाई टी। so L is equal to V N drift multiplied by 3। so total number of electron क्या होंगे? N अपनी जगह, A अपनी जगह, L की जगह हमने लिख दिया V N drift multiplied by T। so total number of electron आ जाएंगे, आ गए। तो चार्ज क्या होगा? total number of electron multiplied by charge of electron। so Q will be total number of electron। so ये सारा equation। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? Q 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो माइनस साइन आ जाएगा। सो आई एन क्या होगा? Q डिवाइड बाई टी। सो ये Q की वैल्यू आ गई और डिवाइड बाई टी, और हमारे पास ये करंट आ जाएगा एन ए वी एन ड्रिफ्ट मल्टीप्लाई बाई Q। और वी एन ड्रिफ्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि माइनस म्यू एन इंटू ई। तो हमारे पास करंट क्या आ जाएगा? एन ए म्यू एन ई क्यू। सो एक माइनस यहाँ से और दूसरा माइनस इसके साथ, सो the overall current will be plus। से हमारे पास, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, एरिया भी मौजूद हो, म्यू एन कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो और क्यू कांस्टेंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम एक्चुअली ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। नाउ ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, अगर करंट डेंसिटी हमें मालूम करनी है तो करंट डेंसिटी क्या होगी? करंट डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो इस इक्वेशन को डिवाइड बाय ए। सो हमारे पास ये करंट डेंसिटी या ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी आ जाएगी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। सो अप टू हियर क्लियर? एनी क्वेश्चन? ओके। सो सिमिलरली हम सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं होल्स के लिए। सो होल वीपी ड्रिफ्ट रिप्रेजेंट द होल वेलोसिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लगा सकते हैं म्यू पी। नाउ म्यू पी क्या होगा? होल मोबिलिटी फॉर सिलिकॉन इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। और अगेन हम वे ड्रिफ्ट को इस तरह भी लिख सकते हैं एल डिवाइड बाई टी। तो हमने होल ड्रिफ्ट करंट मालूम करना है, तो होल ड्रिफ्ट करंट क्या होगा? आई पी क्यू इंटू टी। क्यू क्या है? टोटल चार्ज। तो चार्ज कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ होल्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ होल। तो टोटल नंबर ऑफ होल्स हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि होल पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास है P मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। सो P हमारे पास है, P क्या है? होल पर यूनिट वॉल्यूम या होल डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। हमारे पास अगेन L को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ होल्स क्या आ जाएंगे? P A V ड्रिफ्ट V P ड्रिफ्ट मल्टीप्लाई बाई T। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ होल्स पुट करके और Q से मल्टीप्लाई कर ले, तो Q इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ होल मल्टीप्लाई बाई Q। लेकिन इस दफ़ा होल है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन वही सेम, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होगा वो उतना ही चार्ज होल पर होगा, लेकिन पॉजिटिव Q। So again I is equal to Q divided by T, so just putting the value
we will get the current, और Vp drift की जगह हम लिख सकते mu p into E। तो ये हमारे पास करंट आ जाएगा, होल ड्रिफ्ट करंट, और इसको हम कह सकते हैं कि IP। द होल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, अगर डेंसिटी मालूम करनी है तो करंट को एरिया पर डिवाइड कर लो, तो हमारे पास होल करंट डेंसिटी आ जाएगी। सो अगर हम इस सिलिकॉन पीस को कंसीडर कर ले, तो इसमें होल और इलेक्ट्रॉन दोनों मूव कर रहे हैं। सो टोटल करंट कौन सा, करंट डेंसिटी कितनी होगी? The total drift current is then given by drift current due to electron plus drift current density due to holes. So drift current density इलेक्ट्रॉन के लिए हमने इक्वेशन निकाल लिया था, और Jp के लिए भी इक्वेशन निकाल लिया था। सो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस फॉर्म में, और इस टर्म को अगर मैं लिख दूँ कि ये सिग्मा है, सो सिग्मा, इस टर्म को मैंने सिग्मा कह दिया, तो हम इस इक्वेशन को J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई कहते हैं। और सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी, कि कितना ईजिली करंट कंडक्ट करेगा सेमीकंडक्टर में। सो डिपेंड करेगा Q n म्यू n प्लस P इंटू म्यू P। सो कंडक्टिविटी इस पैरामीटर पर डिपेंड करेगी, या मैं इसको इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी लिख सकता हूँ। रेजिस्टिविटी क्या होगा? रो 1 डिवाइड बाई कंडक्टिविटी, so 1 divided by Q mu n plus P into mu P is the resistivity। so ये सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी होगी। तो अगेन मैं फिर इस इक्वेशन को J E डिवाइड बाई रो लिख सकता हूँ। सो J E डिवाइड बाई रो, और या इस तरह भी लिख सकता हूँ कि रो इज इक्वल टू E डिवाइड बाई J। so that will be the resistivity of the semiconductor। so up to here, any question? I will assume no question. So now Ohm's law in semiconductor. So what do you think? Ohm's law semiconductor में applicable होगा? Yes sir, I think तो होगा। So let's see कि Ohm's law applicable है कि नहीं। So हमारे पास ये इक्वेशन है कि J is equal to sigma divided by rho। So J is equal to sigma divided by rho। J क्या है? करंट डेंसिटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, R इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। सो J की जगह मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि I डिवाइड बाय A, और E की जगह मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि वोल्ट पर यूनिट लेंथ, और रो अपनी जगह। सो अगर इससे मैं करंट को निकाल लूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगा VA रो L, और A रो L, R क्या होता है? रो L A। तो हम इसकी जगह 1 बाई R लिख सकते हैं। सो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। सो एक्चुअली ये जो इक्वेशन है ये माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ है कि एट ओम्स लॉ एट एटम लेवल। सो इन सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन उस ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक वर्जन कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो करंट डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस so the current density will decrease। so the Ohm's law for the semiconductor is applicable। again some example कि हमारे पास find the resistivity of number A intrinsic silicon, B p-type silicon with Na is equal to 10 raised to power 16, use Ni की वैल्यू given है, and assume that for intrinsic silicon mu n की वैल्यू given है, electron mobility और mu p की वैल्यू भी given है for 80 centimeter square per volt second, and for the doped silicon mu n और mu p की वैल्यू ये है। तो हमें रेजिस्टिविटी मालूम करनी है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और बी पी टाइप रेजिस्टिविटी मालूम करनी है पी टाइप सिलिकॉन के लिए। सो ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
सो रेजिस्टिविटी क्या है, रो 1 डिवाइड बाई क्यू पी इंटू म्यू पी प्लस एन इंटू म्यू एन। पी क्या है, होल कॉन्सेंट्रेशन या होल डेंसिटी, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, म्यू एन क्या है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, और म्यू पी होल मोबिलिटी, और क्यू चार्ज। सो charge of electron 1.6 multiplied by 10 raised to the power minus 19। P इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए Ni जितना होगा होल भी इतने होंगे। सो P विल बी 1.5 multiplied by 10 raised to the power 10 और म्यू P गिवन है। N जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने होल, सो 1.5 multiplied by 10 raised to the power 10 into 350 इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। सो रेजिस्टिविटी हम मालूम कर सकते हैं, so the resistivity will be 2.28 multiplied by 10 raised to the power 5 ohm per centimeter। now suppose अगर हमारे पास p टाइप सिलिकॉन है और उसके लिए resistivity मालूम करना है, so again the same formula, लेकिन p और n चेंज हो जाएंगे। mu p और mu n गिवन है, so mu p और mu n for the doped silicon mu n क्या है, 1110 और 400, so mu n mu p गिवन है, mu n mu p डॉप्ड सेमीकंडक्टर के लिए गिवन है। q कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, so हमें p और n मालूम करना है। so अगर इस इक्वेशन में p क्या होगा, p एक्सेप्टेड एटम्स की इक्वल होगा ना 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। exactly, so the Pp will be 10 raised to the power 16 per centimeter cube और Np क्या होगा, Na square divided by Na, तो हम उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। so all the values are given, just put the values। so 10 raised to the power 16 number of holes और electron 2.25 multiplied by 10 raised to the power 4 और electron mobility, hole mobility ये है और electron mobility ये, so 1.56 ohm per centimeter। so डॉप्ड सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी ये होगी और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी ये होगी। so up to here any question? No sir। now मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को देख ले तो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड और होल मोबिलिटी 480 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। सो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है और होल मोबिलिटी बहुत कम है। एनी रीज़न, क्या वजह हो सकती है? सर एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो सकता है। नो, क्योंकि अगर एन टाइप और पी टाइप, सो इलेक्ट्रॉन और होल मोबिलिटी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बहुत हाई है, सो मींस कि इलेक्ट्रॉन काफ़ी इजीली मूव कर सकता है। लेकिन अगर हम म्यू पी होल मोबिलिटी को देखें तो वैल्यू काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। सो एनी स्पेसिफिक रीज़न, क्या वजह हो सकती है? पेंटावैलेंट के साथ। ओके, तो थिंक ऑफ इट लाइक दिस, सपोज कि हमारे पास एक यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होल कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर हमारे पास जनरेट हो गए, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो फ्री है, वो कहीं पर भी मूव कर सकता है। लेकिन अगर होल मूव करेगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीज होना चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर कैप्चर भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन होल के मोशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए और फिर उसको कैप्चर होना चाहिए। सो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली मूव करेंगे एज कंपेयर टू होल्स। इज इट क्लियर? यस। सो दैट्स व्हाई कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है, लेकिन होल के ये इंट्रिंसिक में ज़्यादा होगी या एक्सट्रिंसिक में भी ज़्यादा ही होगी? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में दोनों में, क्योंकि दोनों में जब होल मूव करेगा
तो पहले बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, उस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर दूसरे बॉन्ड में कैप्चर होना चाहिए. सो रिलीज एंड कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द होल मोशन. अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए और फिर कैप्चर हो जाए तो हम कहते हैं कि होल ने मूव कर लिया. सो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी विल बी हायर बोथ इन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और hole mobility will be lower as compared to the electron mobility intrinsic और extrinsic दोनों semiconductor के लिए. Is it clear? So let's proceed forward. Again, exercise problem 3.4. So हमारे पास a uniform bar of n-type silicon of 2 micrometer length has a voltage of 1 volt applied across it. If Nd is equal to 10 raised to power 16 centimeter cube and mu n is electron mobility, find the electron drift velocity. So electron drift velocity क्या होगी? Come on guys, अभी तो इक्वेशन बताया कि v and drift क्या होगा? Sir, mu n multiply by E. Yes, so electron drift velocity will be mu n divided by E. और हम Sir, multiply by E. exactly हम E किस तरह फाइंड कर सकते हैं? इस गिवन डेटा से हम E फाइंड कर सकते हैं. E क्या होता है कि वोल्टेज पर यूनिट लेंथ. सो वोल्टेज 1 वोल्ट यस सर फाइंड कर सकते हैं 1 वोल्ट और 2 V डिवाइड बाय लेंथ. तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी v एंड ड्रिफ्ट क्या होगा? म्यू n इंटू ई. तो म्यू n इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है, वो गिवन है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन नहीं है. तो E क्या होगा? 1 वोल्ट डिवाइड बाय 2 माइक्रोमीटर. सो 2 माइक्रोमीटर लेंथ क्या है? 2 माइक्रोमीटर. 2 माइक्रोमीटर. तो 1 वोल्ट, और हम नॉर्मली सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होंगे तो हम मैक्सिमम जितने भी सारे वैल्यूज गिवन होते इस सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. सो मल्टीप्लाई बाय 100, सो दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power minus 4 सेंटीमीटर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर. तो जस्ट पुट द वैल्यूज. म्यू n की वैल्यू है, E की वैल्यू है. तो म्यू n की वैल्यू ये और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है. तो वोल्ट वोल्ट के साथ कट जाएगा और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी 6.75 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 6 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी. The time it takes an electron to cross the 2 micrometer length. So part B, any idea? V and drift के लिए एक फार्मूला ये था, दूसरा फार्मूला कौन सा था? Sir, V is equal to L over T था, तो T फाइंड करना है तो T is equal to V over L आ जाएगा. V and drift over L. Exactly. So T will be L divided by V and drift. So L again 2 multiplied by 10 raised to the power minus 6 और V and drift हम अभी फाइंड कर लिए, लेकिन मीटर यूनिट्स का ख्याल रखना. सो दिस इज सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हमें इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये सेंटीमीटर आ गया. तो हमारे पास तकरीबन एक इलेक्ट्रॉन अगर इतना माइक्रोमीटर कवर करेगा, 2 माइक्रोमीटर कवर करेगा 29 पिको सेकंड में. तो 29 पिको सेकंड अप्रोक्सीमेटली 30 पिको सेकंड. तो इतना टाइम लेगा इलेक्ट्रॉन अगर सिलिकॉन बार है तो एक साइड से दूसरे साइड पर जाने के लिए. थर्ड, द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी. सो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी के लिए हम इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं कि Jn Q n mu n into E. सो Q क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power minus 19 कूलम. n क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास गिवन है 10 raised to the power 16.
10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। म्यू एन क्या है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारी वैल्यूज जस्ट 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4 कूलम सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम उसको लिख सकते हैं कि एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी हो जाएगी। तो अगर करंट डेंसिटी है तो हम उससे करंट फाइंड कर सकते हैं। जी Yes, सर sir. कर सकते हैं, एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। करंट डेंसिटी क्या है, आई एन डिवाइड बाई ए। तो अगर हम आई एन फाइंड करना है तो करंट डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर ले। तो करंट डेंसिटी है और एरिया गिवन है, लेकिन 0.25 माइक्रोमीटर स्क्वायर। सो रिमेंबर कि हमारे पास जो करंट डेंसिटी वो एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस माइक्रोमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जस्ट कन्वर्जन फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर स्क्वायर, और हमारे पास करंट आ जाएगा 27 माइक्रो एम्पियर। तो दिस इज द करंट। So up to here, any question? No, sir. Okay, so let's see. जो दूसरा मैकेनिज्म था कि हमने कहा था कि चार्ज कैरियर चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या होल्स हो, वो दो तरीके से मूव कर सकते हैं। एक तो ड्रिफ्ट के हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो उसको फोर्सफुली मोशन में लाएगा। दूसरा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होगा कि अगेन सपोज कि हमारे पास ये एक सिलिकॉन का पीस है और इसके एक साइड पर अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करते रहे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी बनिस्बत इस साइड के। तो होल क्या करेंगे कि होल डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। लेफ्ट से राइट मूव करेंगे सर। लो, हाँ एग्जैक्टली, सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होल्स मूव कर रहे हैं तो करंट फ्लो करेगा, और उस करंट को क्या कहेंगे कि डिफ्यूजन करंट, क्योंकि होल डिफ्यूजन से करंट जनरेट होगा तो उसको कहेंगे कि डिफ्यूजन करंट। तो बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस होल इंजेक्शन of concentration profile will arise. Because of this concentration gradient, hole will flow from left to right. Or diffusion current is the current flow that result from diffusion. Similarly, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करें, होल की जगह इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करें, तो सेम वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज होंगे इस साइड पर, और जो करंट जनरेट होगा उसको कहेंगे डिफ्यूजन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इसको कहेंगे डिफ्यूजन करंट ड्यू टू होल्स और डिफ्यूजन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। जिस तरह हमारे पास ड्रिफ्ट करंट के दो कंपोनेंट्स थे, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल्स, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इस तरह हमारे पास डिफ्यूजन करंट के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, डिफ्यूजन करंट ड्यू टू होल्स, डिफ्यूजन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी होगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ होल्स। ये स्लोप जितना ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन यहाँ पर जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा होल डिफ्यूज करेंगे और उतनी ज़्यादा हमारे पास करंट डेंसिटी होगी। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि करंट डेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस। लेकिन चूँकि डेंसिटी है तो हमें चार्ज से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जो करंट डेंसिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑन ईच ऑफ द एटम। कि अगर एक होल तो उस पर ये डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स, ये हमें सिर्फ नंबर शो कर रहा है। तो अगर उस नंबर को हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चार्ज ऑन ईच एटम, तो हमारे पास करंट डेंसिटी, और हम इसको नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव स्लोप होगा, so there will be a negative sign. Okay, so current density proportional होगी rate of change of charges। जितनी ज़्यादा चार्जेस यहाँ होंगे उतनी ज़्यादा चार्जेस डिफ्यूज होंगे और उतनी ज़्यादा करंट डेंसिटी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि करंट डेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस, और नेगेटिव साइन क्योंकि स्लोप नेगेटिव होगा। So due to the negative gradient there will be a negative sign।
और इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट तो dp, और इसको कहते हैं होल डिफ्यूजन कांस्टेंट। जिस तरह ड्रिफ्ट करंट में मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन और होल मोबिलिटी था, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा, होल डिफ्यूजन कांस्टेंट या इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं कि dp क्यू dp d डिवाइड बाई dx इंटू px। तो ये होल डेंसिटी हो जाएगी, होल करंट डेंसिटी। सिमिलरली हम इलेक्ट्रॉन के लिए भी कह सकते हैं कि ना, अगर हमारे पास यहाँ होल्स की जगह हम इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करें तो वही इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करना शुरू हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो करंट जनरेट होगा तो उसको हम कहेंगे कि डिफ्यूजन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। यस गुल अहमद। सर ये होल इंजेक्शन का प्रोसेस किस तरह से होगा? ओके, किस तरह से हम होल इंजेक्ट कर सकते हैं? ओके, लास्ट सेक्शन में मैंने कहा था लास्ट लेक्चर के होल किस तरह इंजेक्ट करते हैं, कि अनस्पेसिफाइड प्रोसेस किसी भी तरीके से हम इसमें होल इंजेक्ट कर लेते। जब हम आगे जाएंगे ना पीएन जंक्शन जब अगले लेक्चर में जाएंगे तो आप फिर देख लोगे कि हम इसमें होल किस तरह इंजेक्ट करते हैं। एक्चुअली डोपिंग से हम होल इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एज्यूम के कोई भी अनस्पेसिफाइड प्रोसेस है, किसी भी तरीके से हमने इस सिलिकॉन में यहाँ पर होल्स डाल दिए। इज इट क्लियर? ओके सर। फॉर द टाइम बीइंग के जो मेथड है होल इंजेक्ट करने का वो अननोन है, कोई भी मेथड हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करने का भी अननोन मेथड है। तो मेथड से हम इस पॉइंट पर कंसर्न नहीं है, लेकिन जब हम आगे जाएंगे पीएन जंक्शन तो यू विल सी दैट के किस तरह हम होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिमिलरली हम सेम इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट dn आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट, होल डिफ्यूजन कांस्टेंट और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट। अगेन नेगेटिव साइन, नेगेटिव स्लोप की वजह से, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी -q, so the overall current will be positive। अगर टोटल डिफ्यूजन करंट की बात हम करें तो डिफ्यूजन करंट ड्यू टू होल्स भी हो सकता है, डिफ्यूजन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। सो द टोटल डिफ्यूजन करंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द करंट। तो ये हमारे पास टोटल डिफ्यूजन करंट आ जाएगा। So up to here, any question? Okay, so I will assume no question. Again, example, we consider a bar of silicon in which a whole concentration profile is described by P of x whole concentration profile। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन गिवन है P नॉट, इसकी इक्वेशन given है P naught into e raised to power minus x L LP is established। Find the whole concentration density। Whole concentration density at x is equal to 0। Let P naught की वैल्यू given है, LP 1 micrometer and DP whole diffusion constant 12 centimeter per second, 12 centimeter square per second। Again, if the cross-sectional area of the bar is 100 micrometer, find the current IP। So first हमने find करना है find the whole current density, और दूसरा पहले हमने current density, whole current density, और दूसरा whole current find करना है। तो whole current density क्या होगा, हमने अभी इक्वेशन डिराइव कर लिया कि whole current density बराबर होगी dpq into d by dx of px। तो whole current density का इक्वेशन q dp d by dx of px। px गिवन है ये इक्वेशन, तो हम px की जगह px का इक्वेशन पुट कर लेंगे, और जस्ट उसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होगा कि ये आगे आ जाएगा और वही सेम। तो q dp lp p नॉट e raised to the power minus x lp, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा।
होल करंट डेंसिटी एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर हमने होल करंट डेंसिटी मालूम करनी, तो x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा कि x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो q dp lp p नॉट इंटू समथिंग रेस्ट टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा। q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, dp होल डिफ्यूजन कांस्टेंट और वैल्यू गिवन है 12, LP लेंथ है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -6 और P नॉट की वैल्यू भी गिवन है, तो सारे को कैलकुलेट करके हम करंट डेंसिटी मालूम कर सकते हैं, वो होगी 192 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन यूनिट्स का ख्याल रखना, क्योंकि जिस तरह ये कूलम है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन ये वाला मीटर क्यूब है, मीटर है, माइक्रोमीटर, तो अगेन हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ताकि यूनिट्स सेम हो जाए, तो 192 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर करंट डेंसिटी है तो करंट हम इसलिए मालूम कर सकते हैं कि JP इज इक्वल टू IP डिवाइड बाई A, और IP क्या होगा JP इंटू A, तो ये है, और एरिया कितना गिवन है 100 माइक्रोमीटर स्क्वायर, 100 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अगेन ये एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये माइक्रोमीटर स्क्वायर है, अगेन इस माइक्रोमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास करंट आ जाएगा 192 माइक्रो एम्पियर। So up to here, any question? No, sir. Okay. Again, exercise 3.5, तो बुक का खुद सॉल्व कर लेना, ट्राई कर लेना। तो आइंस्टाइन रिलेशनशिप, हमने दो चीज़ें पढ़ी, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट। तो ड्रिफ्ट करंट में जो हमने कांस्टेंट यूज़ किया था वो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी थी, और डिफ्यूजन करंट में जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ किया था वो डिफ्यूजन कांस्टेंट था। एक में इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू एन और दूसरे में डिफ्यूजन कांस्टेंट, तो डीपी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, होल डिफ्यूजन कांस्टेंट या इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो आइंस्टाइन रिलेशनशिप हमें क्या कहता है कि dn डिवाइड बाय म्यू n शुड बी इक्वल टू dp डिवाइड बाय म्यू p, और उसको एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो होगी k t डिवाइड बाय q। तो ये एक्चुअली आइंस्टाइन रिलेशनशिप है कि dn डिवाइड बाय म्यू n डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी should be equal to a constant value. Similarly, whole diffusion constant divided by whole mobility should be equal to a constant value. तो और वो वैल्यू क्या होगी k t डिवाइड बाई q। k क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t क्या है टेम्परेचर इन केल्विन, और q क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस ज़हीर। सर इसे जो आइंस्टाइन रिलेशन है इसी को सर एक बार प्लीज रिपीट करें सर। ओके, आइंस्टाइन रिलेशनशिप कि हमने दो डिफरेंट करंट पढ़े, दो डिफरेंट ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट। तो जो डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट था उसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने यूज़ किया था वो था इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और म्यू एन। सिमिलरली जब हमने डिफ्यूजन करंट पढ़ा तो उसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने यूज़ किया था वो था होल डिफ्यूजन कांस्टेंट dn और या इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो आइंस्टाइन रिलेशनशिप कहता है कि होल डिफ्यूजन कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, उसके कांस्टेंट वैल्यू होगी और वो वैल्यू गिवन होगी k t डिवाइड बाय q। तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी कि k क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t टेम्परेचर और q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जो इस अगर हम इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन को इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी पर डिवाइड करें तो ये और ये वैल्यू सेम होगी। सिमिलरली अगर हम होल डिफ्यूजन को होल मोबिलिटी पर डिवाइड करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो गिवन होगी k t डिवाइड बाय q पर। तो इज इट क्लियर? यस सर। जस्ट okay,
रिलेट आइंस्टाइन रिलेशनशिप हमारे पास इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन को रिलेट कर रहा है, और ये आगे जब हम पीएन जंक्शन पढ़ेंगे तो ये रिलेशनशिप उसमें काफ़ी यूज होगा। तो डीएन क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट। डीपी क्या है? होल डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन करंट के लिए जो था। म्यू एन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कांस्टेंट और म्यू पी होल मोबिलिटी कांस्टेंट। सो के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन, क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। dn डिवाइड बाय म्यू एन इज इक्वल टू dp म्यू p, और इस सारे टर्म को kt डिवाइड बाय q को हम कह सकते हैं vt। vt इज इक्वल टू kt डिवाइड बाय q, और vt की वैल्यू क्या होगी? 25.9 मिलीवोल्ट एट रूम टेम्परेचर, तो 300 केल्विन। सो टेम्परेचर की जगह 300 केल्विन, k की जगह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू और q चार्ज। तो हमारे पास 300 केल्विन पर इस सारे की वैल्यू आएगी 25.9 मिलीवोल्ट। तो ये वैल्यू इस थर्मल वोल्टेज इसको कहते हैं, 25.9 मिलीवोल्ट एट रूम टेम्परेचर। So up to here, any question? So I will assume no question. So again, exercise problem. Use the Einstein relationship to find dn, whole diffusion constant, and dp for intrinsic silicon using mu n 350 and mu p 480. So Einstein relationship यूज करके dn और dp की वैल्यू मालूम कर दिए, म्यू n और म्यू p गिवन है। सो आइंस्टाइन रिलेशनशिप क्या है कि dn डिवाइड बाय म्यू n इज इक्वल टू dp डिवाइड बाय म्यू p इज इक्वल टू vt। तो हम लिख सकते हैं कि dn डिवाइड बाय म्यू n इज इक्वल टू vt, और dn क्या होगा? म्यू n इंटू vt। तो म्यू n गिवन है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, तो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, और Vt क्या होगा? रूम टेम्परेचर पर उसकी वैल्यू है 25.9 मिलीवोल्ट। तो हमारे पास dn आ जाएगा 34.965 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सिमिलरली अगर हम dp डिवाइड बाय म्यू p इज इक्वल टू vt, सो dp डिवाइड बाय म्यू p इज इक्वल टू vt, और dp क्या होगा? म्यू p इंटू vt। तो म्यू p की वैल्यू गिवन है, और vt एट रूम टेम्परेचर उसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ पर हमने लिखी है कि 25.9 मिलीवोल्ट एट रूम टेम्परेचर, अगेन 25.9 मिलीवोल्ट। तो हमारे पास dp या डिफ्यूजन होल डिफ्यूजन कांस्टेंट आ जाएगा 12.4302 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट और होल डिफ्यूजन कांस्टेंट। So up to here, any question? No, sir. Okay. So let's the atomic structure of silicon. So silicon एटम जो है हम उसका एटॉमिक नंबर 14। तो हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन होंगे और 14 प्रोटॉन होंगे। तो अगर हम उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन शेल, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन इज द एटम कोर। तो हम इस सारे एटम को बनाने के बजाय इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन तो एटम कोर है। हमारा काम सिर्फ सेमीकंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ, तो हम इस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन जो एटम कोर है हम उसको इग्नोर कर देंगे, हम ओनली 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लेंगे। तो इस सारे स्ट्रक्चर के बजाय हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और इस स्ट्रक्चर का नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज 0 होगा सर। 0 है ना Zero सर? because the number of electron is equal to number of proton, so net charge 0 होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस, जो
डोपिंग हम करते हैं तो नॉर्मली ग्रुप 5 से या करते हैं या ग्रुप 4 से। तो जो ग्रुप 5 से डोपिंग के लिए एलिमेंट यूज होता है वो मेनली फास्फोरस यूज होता है, और ग्रुप 3 से जो यूज होता है वो बोरान यूज होता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। तो अगेन 15 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 2, 8 और 5 आ जाएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन एटम कोर है, हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ काम होते हैं। तो वी विल कंसीडर द 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। अगेन द नेट चार्ज इज 0. Similarly, atomic structure of boron. So boron atomic number is 5. तो atomic structure हमारे पास ये बन जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन एटम कोर है, उनमें काम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो हम 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे। तो अप टू हियर क्लियर? क्लियर सर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप हमारे पास सिलिकॉन एटम्स है और उसमें हमने एक फास्फोरस एटम डाल दिया, तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इस सारे को हम सिलिकॉन लेटेस्ट या एन टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर कहते हैं। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसको में हम सिर्फ शो करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन के, जो बाकी स्ट्रक्चर है उसको छोड़कर हम सिर्फ अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर तो हम इस तरह के एक बॉक्स बनाकर और फ्री इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। और इसका नेट चार्ज कितना होगा? 0 सर। एग्जैक्टली 0। अगर मैं इस फ्री इलेक्ट्रॉन को इस क्रिस्टल से कंप्लीटली रिमूव करूं तो नेट चार्ज कितना होगा? फिर पॉजिटिव होगा सर, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली इस लेटर से रिमूव कर लूँ तो हमारे पास क्या बच जाएगा? एक पॉजिटिव आयन। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो डोंट कंफ्यूज इट विद द होल। होल सिर्फ लाइक दिस विल बी द होल, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो दिस रिप्रेजेंट द आयन नॉट होल। तो पॉजिटिव आयन, अगर हम एक सिलिकॉन क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा और उसको कहते हैं पॉजिटिव आयन। सो द नेट नाउ नेट चार्ज विल बी नॉट 0 बट विल अ पॉजिटिव आयन। सिमिलरली अगर हम एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर कंसीडर करें तो पी टाइप में हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे और एक होल बच जाएगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस सारे लेटर्स को और फ्री होल। तो अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो एक बॉक्स बनाकर तो फ्री होल। अगेन नेट चार्ज 0 क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। लेकिन अगर मैं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन किसी और क्रिस्टल से एक इलेक्ट्रॉन लाकर यहाँ पर इंजेक्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा? नेट चार्ज क्या होगा? 0 सर। नो, वाई 0? हमने एक इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर दिया पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने बाहर से एक चार्ज इंजेक्ट कर दिया, नेगेटिव आयन जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे नंबर। तो रिमेंबर द लास्ट 2 पेजेस के अगले लेक्चर में ये काफ़ी ज़्यादा यूज होना है, तो क्लियरली अंडरस्टैंड इट। किसी एक ने हाथ खड़ा किया था, तो किसने हाथ खड़ा किया था? किसी का कोई क्वेश्चन था? नो सर। ओके, तो अगेन रिमेंबर दिस 2 कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इस एन टाइप सेमीकंडक्टर से एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल गायब कर दे यानी क्रिस्टल से निकल जाए तो हमारे पास नेट पॉजिटिव चार्जेस बनेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे उतने पॉजिटिव चार्ज बनेंगे। सिमिलरली अगर होल
अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री होल्स है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करें तो होल्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे। सो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, ये अगले जब नेक्स्ट लेक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव तो आई विल से कि पॉजिटिव चार्ज, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्यों। Okay, sir. So any question up to here? सर ये पॉजिटिव चार्ज और होल में क्या फर्क होता है? होल्स यानी एक्चुअली पॉजिटिव पार्टिकल होता नहीं है, लेकिन बिहेव लाइक अ पॉजिटिव पार्टिकल। क्या हमारे पास होल्स इस तरह है कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, इस सिलिकॉन के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको एक्चुअली हम होल कहते हैं। लेकिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव आयन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कि सपोज अगर हम यहाँ पर देख लेना और इसमें हम ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल से रिमूव कर ले, तो हमारे पास जो फास्फोरस हमने ऐड किया था उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 है और प्रोटॉन 5 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, पॉजिटिव नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो नेट पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? यस सर। तो वसीम, आप जो पहले आपने पूछा था कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट, इज इट क्लियर नाउ और आई कैन एक्सप्लेन फर्दर? आ गई समझ सर। Okay, so if no question, we can end today's session. So see you next week, inshallah. सर Yes, लैब होगी। सर एक कैसे करना कीजिएगा? I think Kasim is also here. So, हमने यही डिसाइड किया है कि ना हमारा जब तक आप ऑन कैंपस नहीं आ जाते तो कोई लैब नहीं होगी, ऑनलाइन कोई लैब नहीं होगी। जब आप ऑन कैंपस आ जाओगे ना तो हम फिर यानी ऐसा कर लेंगे कि कुछ वीक्स में 2 लैब करा के ना तो हम तो कॉप कर देंगे। इज इट क्लियर? ओके यस सर। ओके सर, तक आप ठीक है सर। कैंपस नहीं आते तो क्यों सर? लैब नहीं अटेंडेंस लगा लें। अटेंडेंस में ऑल स्नैपशॉट ले लिया है, स्नैपशॉट। ओके सर। सर वंस अगेन ले लें स्क्रीनशॉट। यस, कंप्लीट मैंने ले लिया। ओके, इफ नो क्वेश्चन ठीक है सर। वी कैन एंड दिस सेशन। सर बात सर आवाज आ रही है? यस, सर जो ये आज लेक्चर था ये वीक 2 का लेक्चर है ना? ये भी किसी का लेक्चर था। हाँ, तो सर जो आपने हमारे साथ वो शेयर किया था कोर्स का शेड्यूल, उसके हिसाब से तो हम पीछे नहीं हैं। यस एग्जैक्टली, वी आर स्लाइटली, हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं, यानी जो ये था तो ये हमें एक वीक में कवर करना चाहिए, लेकिन यही है कि ना इनिशियली लर्निंग कर्व में बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं रखना चाह रहा, तो फ्रॉम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वी विल कवर दैट। नहीं सर,
नहीं सर, ये स्पीड से ठीक है क्योंकि सर ये बेसिक्स हैं और इसको कवर करने के लिए सर एग्जैक्टली सो ठीक है सर। बेसिक्स जब तक कवर नहीं होंगे सही तरीके से तो आगे लैब्स में भी मसला होगा सर। एग्जैक्टली तो जो हम एक दफा बेसिक से निकल जाए और पीएन जंक्शन पर पहुंचे तो हमारी स्पीड पर थोड़ी तेज हो जाएंगे। सो डोंट वरी, जो सिलेबस है हम उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। सर कैंपस कब तक ओपन हो जाएगा? नो आइडिया, यू कैन आस्क द मैनेजमेंट सर। सर स्लाइड शेयर कर दें। सर अगर ना हुआ तो फिर आप लैब्स का क्या करेंगे सर? क्या सॉरी, अगर कैंपस ओपन ना हुआ तो फिर क्या करेंगे लैब्स का सर हम? अगर कैंपस ओपन ना हुआ नेक्स्ट सेमेस्टर कर लेंगे लैब। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ना कैंपस ओपन हो जाए, लेकिन अगर मिड तक कैंपस ओपन ना हुआ सो वी विल मैनेज समहाउ। या तो हम इस तरह कर सकते हैं कि ना हम लैब को ऑन होल्ड रख सकते हैं या सिर्फ सिमुलेशन बेस्ड करा सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमने यही डिसाइड किया है कि ना ये सर पिछली लैब्स भी हमारी अब तो सेमेस्टर वाली रह गई थी, ऑनलाइन ही करवा दें अब। ओके सो वी विल सी दैट लेटर ऑन के सिनेरियो क्या बनते हैं। तो अगेन सर हमारे यस सर ये हमारे सर मिड बिट्स तक ऑनलाइन देख ले उसके बाद फिर सॉरी सर मिड ऑनलाइन होंगे सर? ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ और वैसे भी टीचर्स से ज़्यादा मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो आप लोगों को टाइम पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मिड विल बी ऑन कैंपस नॉट ऑनलाइन। ओके सर। अगेन तो अगर आप लोगों को सो वी हैव नाउ 2 लेक्चर्स, अगर आप लोगों को लेक्चर के बारे में कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हो एंड आई विल कंसीडर दैट कि किस तरह हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो टू मेक योर लर्निंग एक्सपीरियंस बेटर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes sir. Question then we can end it. ओके सर, अल्लाह हाफिज।